हेलो एस्पायरेंट, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम जो एक परसेंटेज टॉपिक का डिस्कशन कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए इसका सेकेंड लेक्चर होगा। और इसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पिछले क्लास में हमने बहुत सारा इसका थ्योरी और एक दो क्वेश्चन करा दिया था। अब उससे आगे क्वेश्चन करेंगे और बीच में कुछ कुछ कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि चीज़ें हमने क्या क्या पढ़ाया था। देखिए, हमने क्या पढ़ाया था कि परसेंटेज, हमने क्या पढ़ाया था आपको, परसेंटेज पढ़ाया था, जिसको हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। और इसके लिए हमने कुछ नहीं बोला था कि आपको इसका मीनिंग क्या होता है कि पर हंड्रेड, पर हंड्रेड यानी प्रति सैकड़ा या प्रति सौ। बस इसका मीनिंग यही होता है परसेंटेज का, पर हंड्रेड या प्रति सौ। यानी 25% का मतलब हुआ कि 25 कितने में, 100 में, तो 25/100। अब आपको दो कंसेप्ट और हमने बताया था कि जब अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या इसको लिखते हैं 25/100, और जब इसको काट लेंगे तो 1/4। तो यानी इसका मतलब यही हुआ कि जब परसेंटेज में है तो परसेंटेज से अगर भिन्न में अगर लाना है यानी फ्रैक्शन में लाना है तो क्या करते हैं, परसेंटेज हटा के उसके बदले में बटा 100 करते हैं। अब वहीं अगर हमें भिन्न या फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसको अगर परसेंटेज में ले जाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से 25 और ये हो जाएगा 25%। बस आपको यही याद रखना है कि परसेंटेज दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में या भिन्न में लाना है या डेसिमल या दशमलव में लाना है तो बटा 100 कीजिए। और अगर डेसिमल या फ्रैक्शन में दिया हुआ है और उसको आपको परसेंटेज में लेना है तो गुना 100 कीजिए। बस यही आपका कंसेप्ट था। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पिछले इसके पहले वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 2 से शुरू करते हैं। इसमें बोल रहा है कि 8 का कितना प्रतिशत 64 है। 8 का कितना प्रतिशत 64 है, तो अब देखिए आप कैसे निकालिएगा। तो देखिए इसको कई तरीका है निकालने का। अभी बेसिक चीजें हमने बता रहे हैं तो काफी धीरे धीरे बताएंगे और आपको चीजें क्लियर कराऊंगा, क्योंकि देखिए इसमें कंसेप्ट नहीं है, इसमें ना ही कोई बहुत ज्यादा फार्मूला है। और अगर आप फार्मूला के पीछे जाएंगे या शॉर्ट ट्रिक के पीछे जाएंगे तो एक तो आपका क्वेश्चन पीटी में भी हो सके गलत हो जाए, क्योंकि कितना शॉर्ट ट्रिक याद करेंगे। देखिए शॉर्ट ट्रिक उस स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होता है जो बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उसी टाइप का। जैसे कि आपका जो एसएससी, बैंक, पीओ ये सब की तैयारी करने वाले रेलवे, क्योंकि उनको मैथ रीजनिंग से को बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है तो इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं उनको शॉर्ट ट्रिक्स मतलब प्रैक्टिस में हो जाता है, यानी उनको याद भी हो जाता है। और उस शॉर्ट ट्रिक को विजुलाइज करते हैं या उसको फील करते हैं कि हाँ एक क्वेश्चन है तो शॉर्ट ट्रिक इसमें काम कर रहा है, तो उनको दिखता है कि मेरा शॉर्ट ट्रिक सही चल रहा है। लेकिन मान के चलिए बीपीएससी में तो 10 ही क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग का। अब उसमें अगर जो क्वेश्चन आ रहे हैं अब उसके लिए तो बहुत सारा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट याद रखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, पर्याप्त है। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखिएगा ना तो ठीक है, इसमें शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं भागिएगा, बस थोड़ा सा एक दो लाइन का कैलकुलेशन ज़्यादा होगा और आपके आंसर तक पहुंच जाइएगा। सही आंसर तक पहुंचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी पीटी के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारा मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए आपका कि 8 का कितना प्रतिशत 64 है, तो मान लीजिए कि 8 का x प्रतिशत 64 है। क्या मान लिए कि 8 का x प्रतिशत, देखिए 8 का कितना प्रतिशत पूछा है, तो मान लीजिए x प्रतिशत बराबर 64। 8 का कितना प्रतिशत 64 है, तो मान लीजिए कितना प्रतिशत, x प्रतिशत 64 है, तो 8 का x% बराबर 64। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या का मतलब गुना x%। अब x% है, इसको x/100 लिखेंगे क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो बटा 100 बराबर 64। अब देखिए अच्छा यहाँ 8 है, यहाँ 8 है। अब देखिए इसको कैलकुलेट करना है आपको, तो कैसे कीजिएगा, ऐसे भी दिख रहा है आपको कि इससे करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 25 100। अब देखिए अब इधर क्या बचा 2x/25 और इधर 64। अब इधर उधर ले जाइए, गुना कर दीजिए, तो 64 ये उधर जाएगा तो गुना 25 और इधर गुना में तो नीचे आएगा तो भागा में। अब देखिए अब इससे काटिए 32 मरतबे, यानी x बराबर 32 गुना 25। x का कितना प्रतिशत 64 है, तो x का प्रतिशत कितना है, तो अभी इसको कैलकुलेट कीजिए। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इधर कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। देखिए अब इधर देखिए आप
एक एक्स बराबर गुना कर लीजिए 32 × 25, तो 5 दूना 10, एक 5 15, एक 16, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 0 6 4 10, 6 1 7 1 8, यानी 800। यानी कितना आपका निकल रहा है 800। तो यानी x बराबर कितना निकला 800, यानी x कितना x परसेंट है, यानी आपका आंसर कितना निकला x परसेंट आपका माने थे, तो x परसेंट बराबर 800%, यानी आपका 800% आंसर हो गया। यानी 8 का 800% 64 है। 8 का कितना प्रतिशत 64 है, व्हाट परसेंट ऑफ 8 इज 64, यानी 8 का कितना प्रतिशत 64 है, तो 800% निकालिएगा ना 8 का, तो 64 आएगा। अब देखिए, अब मान के इसको वेरीफाई करना है आपको, तो क्या बोले हैं कि 8 का 800%, यही ना होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 8 का मतलब गुना 800%, मतलब 800 बटा परसेंट का मतलब नीचे 100। अब देखिए 100 से कैंसिल होगा, 8 मतलब है, और क्या होगा 8 गुना 8 बराबर 64। देख रहे हैं 64 आ रहा है मेरा, मतलब 8 का कितना परसेंट 64 है, तो मान लीजिए कि 8 का x परसेंट 64 है, तो 8 का x परसेंट बराबर 64, और उसको सॉल्व किया तो आया मेरा 800, यानी 800% आपका ये होगा। तो बस बेसिक चीजें। अब देखिए, अब इसी में क्या होता है कि बहुत लोग कहेंगे कि फॉर्मूला याद कीजिए, अब ऊपर नीचे करके क्या जरूरी है फॉर्मूला या शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए, एक लाइन का चीजें है, 8 का x परसेंट 64 मान के सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ज्यादा फॉर्मूला और ट्रिक के पीछे नहीं भागना है। ये हो गया 8 का कितना प्रतिशत 64 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है कि 39 का कितना प्रतिशत, अब बोला है कि 13, और वहां क्या क्वेश्चन था 8 का कितना प्रतिशत, मतलब यहां पूछा था बराबर 64, ठीक है, एक क्वेश्चन था। यहां है कि 39 का कितना प्रतिशत है, यानी 39 का कितना प्रतिशत है, तो 39 का मान लीजिए x% है। अच्छा, परसेंट का मतलब यहां परसेंट लिख लीजिए, एक लाइन आगे वैसे लिख लेंगे 1%, यानी 39 का कितना प्रतिशत है, तो 39 का x% बराबर 13 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 13 बराबर, अब 39 गुना x% मतलब x बटा 100। अब देखिए, अब ये क्या करिएगा, इधर लाइए, 13 गुना 100 बटा 39 बराबर x। अब कर दीजिए 13 तिहाई 39, यानी क्या हो गया 100 बटा 3 बराबर x। अब x का कीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9, 1 10 3 तिहाई 9, और 1 10 3%, यानी x बराबर कितना आ गया 33.33%, यानी 33.33, यानी 39 का कितना प्रतिशत है, तो 39 का 33.33% आपका 13 आएगा। अब इसको चेक कीजिए, ठीक है, चेक इसलिए कराना है कि चीजों को समझिए कैसे हो रहा है, फॉर्मूला और शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं भागना है। अब देखिए x% है, तो देखिए 39 का x%, तो x% कितना है 100/3, यानी 100/3%। अब देखिए परसेंट है, तो परसेंट का मतलब क्या होता है नीचे। अब देखिए साफ विजुलाइज कीजिएगा चीजों को, अब ये नहीं कि यहाँ कंफ्यूज हो जाइएगा, अच्छा ऊपर 100 है तो नीचे नहीं आएगा, परसेंट जहां जहां भी रहेगा परसेंट नीचे 100 आएगा ही आएगा। तो ये तो 100/3 है, नीचे आएगा परसेंट का 100। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, और ये 3 से करेंगे तो 13 मरतबे, यानी क्या आ गया 13 आ गया। यानी आप देख रहे हैं कि जब 39 का x%, यानी 39 का हम 100/3% निकाले तो 13 आया, तो वही पूछ रहा है 13 39 का कितना प्रतिशत है, 39 का कितना प्रतिशत है आपका, ठीक है। 39 का कितना प्रतिशत हो गया, तो सिंपल ऐसे ही आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/2 1/3 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि इससे कंफ्यूजन दूर हो। अब ये नहीं कि मतलब 1/2 1/3 रहे तो अब इसमें ही नीचे ऊपर करने में आपको दिक्कत हो जाए। अब देखिए बोल रहा है कि 1/2 1/3 का। अब देखिए कभी कभी डाउट स्टूडेंट का ये क्या होता है डीआई वाले क्वेश्चन में कि अब किसका कितना प्रतिशत पूछ रहा है उनको पता नहीं चलता है, अब वो उल्टा कर देते हैं। अब वो पूछता है राम के इनकम में इनकम का 10% बढ़ रहा है, या ये तो सिंपल है तो आप बढ़ा दीजिए। कभी कभी होता है कि 2 का कितना प्रतिशत 3 है, अब वो कभी कभी कर देते हैं 3 का कितना प्रतिशत 2 है। डीआई वाले सेक्शन में ऐसा ऐसा एरर काफी होता है, क्योंकि मैंने कई क्वेश्चन और कभी कई कॉपी चेक किया हूं तो वहां देखा हूं स्टूडेंट कहाँ कहाँ गलती करते हैं। वो चीज़ों को हम आपको और अच्छा तरीके से बताएंगे। डीआई जब इस सब डिटेल में हम इसलिए इस सब टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, एवरेज, परसेंटेज, इसके आगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे, प्रॉफिट और लॉस पढ़ाएंगे, इस सबको काफी डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इसका पूरा का पूरा उपयोग आपका डीआई सेक्शन में करेंगे हम।
तो देखिए अब पूछ रहा है 1/2, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते जाइए, सब आंसर बनता है। 1/2, 1/3 का कितना प्रतिशत है? 1/3 का मान लीजिए x% है। 1/2 1/3 का x% है, तो बराबर का साइन होगा, ठीक है। अब 1/2 रहने दीजिए, 1/3 x% है तो x/100 होगा। अब देखिए सबको इधर लाइए, इसको ऐसे गुना कर लीजिए पहले 300, अब 300 इधर आएगा तो 300/2 बराबर x। अब इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 150, यानी क्या हुआ x बराबर 150 आया, यानी 150%। यानी 1/2 1/3 का कितना प्रतिशत है? तो 150% है। बहुत लोग को यहाँ भी डाउट होता है कि सर परसेंट का कंसेप्ट तो सारा 100 मतलब 100% तक मैक्सिमम माना जाता है, ये 150% हो गया, कैसे हो गया 150%? क्योंकि परसेंटेज तो 100 में होता है। नहीं 150% तो क्यों नहीं हो सकता है? अब 150% का मतलब ये आपका होगा, 150% का मतलब ऐसे होगा 150/100, ठीक है। मतलब 150 100 में, लेकिन परसेंट का मतलब ये ना 100 में, प्रति 100 में, तो 150% मतलब 100 में 150। आप कहिएगा सर 100 में 150 कैसे संभव है? ये 100 चीज है उसमें 150। तो देखिए वैसे नहीं समझना है कि 100 आम है उसमें 150 आम, वैसे नहीं। 100 का 150 मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ का है, 100 में 150 तो कितना होगा, ठीक है। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन देखना है, बस सिंपल, जिसका जितना का परसेंट बोलेगा वो करते रहना है। डीआई में भी ऐसा ही करना है, जब क्वेश्चन पढ़ना है तो समझना है किसका परसेंटेज बोल रहा है, उसका परसेंटेज निकालना है हमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजीत म्यूचुअल फंड में इतना रुपया इन्वेस्टमेंट निवेश करता है जो उसके वार्षिक आय का 17% है, उसका मासिक आय बताइए। बोला है कि अजीत म्यूचुअल फंड में इतना रुपया का निवेश करता है जो उसके वार्षिक आय का 17% है। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत चीजें होगा कि लोग बोलेगा शॉर्ट ट्रिक्स बना लीजिए। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक्स कितने क्वेश्चन को बनाइएगा, मान के चलिए परसेंटेज में कई प्रकार के क्वेश्चन है, मान के छोड़िए, हम बहुत सारा छोड़ देते हैं, मान के कि 10 ही टाइप का क्वेश्चन आपका परसेंटेज में बन रहा है और 10 का शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए बोला जाएगा, तो बोलिए 10 का शॉर्ट ट्रिक याद करेंगे तो कहीं मिस्टेक हो गया इस शॉर्ट ट्रिक्स में, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है बहुत सारा बीच का कैलकुलेशन छोड़ के और फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है, उसी को शॉर्ट ट्रिक बना दिया जाता है। अब उस दौरान आपका मिस्टेक हो गया, मानिए प्लस माइनस में या फॉर्मूला में ऊपर नीचे करने में आपको गलत हो गया, तो आपका मेहनत भी बर्बाद, शॉर्ट ट्रिक कितना दिन से याद किए होंगे वो भी बर्बाद, आंसर में निगेटिव मार्किंग भी हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग भी है, उसके कारण नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं पड़ना है, बस कंसेप्ट कर लेना है, उससे बना लेना है। देखिए क्या है कि अजीत म्यूचुअल फंड में निवेश का जो उसके वार्षिक आय का, तो वार्षिक आय मान लीजिए एक्स है, वार्षिक आय एक्स है। अब देखिए एक्स का 70% हो रहा है, तो एक्स का 17% कितना बोल रहा है? इतना है, यही बोल रहा है ना, बोला है अजीत म्यूचुअल फंड में इतना रुपया निवेश करता है जो उसके वार्षिक आय का 70% है, 17% है। अब देखिए अब जब क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बुकलेट भी रहे ना तो बहुत सारा लिखना नहीं है, अब ऐसा नहीं करना है माना वार्षिक आय, अजीत का वार्षिक आय बराबर 100 रुपया, अब एक्स का 17% निकालेंगे, नहीं, वहां पीटी में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पीटी में आपको आंसर नहीं लिखना है, मतलब राइटिंग करके नहीं लिखना, वहां पे ऑप्शन चूज करना है, तो वहां जितना हो कैलकुलेशन कम कर लीजिए। वहीं अगर डीआई रहता तो लिखते हैं, हर स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि हाँ माना अजीत का वार्षिक आय बराबर 100 रुपया है, अब एक्स का 17% बराबर, अब यहाँ लिख देते प्रश्नानुसार एक्स का 17% बराबर 72,318 है, और फिर एक्स निकालते, और एक्स निकाल लेते उसका वार्षिक आय पूछ देता तो पूछ रहा है मासिक आय बताइए, तो वार्षिक आय इतना, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो उसका मासिक आय निकल जाता है, आंसर निकल जाता। तब ये हम अप्रोच कब करते? जब मेंस का क्वेश्चन बना रहे होते या मेंस का एग्जाम दे रहे होते, लेकिन हमें तो पीटी बनाना है, तो पीटी में क्या करना है, पीटी में शॉर्ट शॉर्ट चीजें करना है, लिखना नहीं है, जहां मतलब ऐसा करना है कि कैलकुलेट करके हम आंसर तक पहुंच जाए और विकल्प को हम चिन्हित कर ले। तो देखिए वैसे ही, तो जैसे बुकलेट रहे तो यहीं पे मान लीजिए जहां वार्षिक है, चलो वार्षिक आय एक्स, जैसे यहाँ मान लीजिए अब एक्स का 17% बराबर इतना। अब देखिए एक्स 17% मतलब 17/100 बराबर 72,318। अब देखिए अब क्या होगा एक्स, अब ये उधर ले जाइए तो 72,318 गुना 100 और बटा ई क्या है 17, इधर गुना है तो 17। देखिए अब ऐसा हो गया, दिख रहा है? हाँ। अब देखिए जब ये 17 आया है और ऊपर है ना, तो इतना कंसेप्ट मतलब सोच के रखिए कि जो क्वेश्चन एग्जामिनर सेट किया होगा ना इस 17 से कटने वाला होगा, तभी इधर 17 आया है और इधर ऊपर कोई वैल्यू आया है, समझे? इतना मान के चलिएगा, वो पॉइंट में नहीं, वो कटेगा जरूर, काट के देख लीजिए आप, तो काट के देखिए 17 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा 17 17 चौकों कटेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर नहीं कटे तो आप इधर डिवाइड कर लीजिए साइड में, अगर आपसे नहीं कट रहा है तो
अगर नहीं तो प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो देखिए 4 7 चौको 28, 4 2 6, 17 चौको 68 हो गया, तो 12 में से हट गया 4, और ये 7 3, 17 दूना 34, 13 में से 4 गया 9, और ये हो गया 1, 17 चौको 68, 17 बचे 5 3 8 85, 11 में से 5 गया 6, 68, 17 चौको 68 कैंसिल, यानी 42 54। कितना आया? 42 54। तो यानी ये क्या कटेगा? 42 54। देख रहे हैं कि इससे कटा ही है, तो बस ध्यान रखिए कटेगा ही, सोचना नहीं है 17 से भाग दे देना है। तो कितना निकल गया? 42 54, और 2 को 0 है तो 2 को 0, इतना। तो इतना उसका क्या हुआ? एक्स क्या माने? एक्स का वैल्यू निकला ना 42,000, 4,25,400 रुपया। तो ये इसका मासिक वार्षिक आय है। क्या है? वार्षिक आय। तो वार्षिक आय है तो मासिक आय के बनाने के लिए क्या करेंगे? 12 से नहीं करेंगे भाग, क्योंकि 12 महीना का इतना है, तो 1 महीना के लिए बनाने के लिए 12 से। अब देखिए 12 से काट लीजिए, 12 3 36, 6 65, 12 50 60, 54, 12 चौको 48, 6 60, 12 50 60, 0, यानी कितना निकला? 35,450 रुपया उसका क्या है? मासिक आय है। कितना मासिक आय है? 35,450 रुपया। यही आंसर हो गया। तो क्या है? अब कहिएगा सर बहुत कैलकुलेशन करना पड़ा, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। जब ये आपको कल चीजें मालूम रहेगा ना तो फटाफट होगा। क्या करना था? कुछ एक्स का 17%। अब देखिए, अब हम इतना आपको इसलिए लिखे कि आपको जन बढ़िया से समझ लें, नहीं तो इसको अगर हम बनाए रहते, अगर एग्जाम में, एग्जाम हॉल में अगर हम बनाते तो देखिए कैसे बनाते। जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अजीत का म्यूचुअल फंड चलिए इतना है रुपया का, जो इसमें 17% है। अच्छा 17%, मान लीजिए एक्स का 17% बराबर दिया है 72,318। यहीं पे हम काटते हैं कि ई कट जाता 42 54, और एक्स बराबर क्या निकल रहा? अच्छा 42 54, और 2 को 0 100। ये 12 महीना का है तो 12 महीने से डिवाइड कर देते और आता 34,540, कुछ ऐसा आंसर आ रहा था। कितना आ रहा था? 34,000 35,450 रुपया आ रहा था, 35,450 रुपया आ रहा था ऐसा। अब इतने में बन जाता है आंसर, ठीक है, इतने में। जबकि इतना तो क्वेश्चन के बगल में ही इतना स्पेस दिया हुआ रहता है, आपको पीछे या इधर भी नहीं जाना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो हिंदी वाले पेज पे रफ कर लीजिए, या हिंदी वाले पेज का यूज कर लीजिए। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप इंग्लिश वाले पेज के साइड में जो स्पेस रहता है उसका यूज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्स वाई से 40% कम है और जेड एक्स और वाई के योग का 40% है, एक्स और वाई के बीच का अंतर जेड का कितना प्रतिशत है? अब देखिए एक क्वेश्चन देने का मतलब यही है बेसिक सा कि आप डरे नहीं कि हाँ अरे इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना, 3 4 बार कितना कितना कर दिया और प्रतिशत ऐसा ही डर डर लग गया। तो डरना नहीं, चीज़ों को एक एक करके करना है। देखिए कैसे बोल रहा है कि एक्स वाई से 40% कम है। किससे कम है? तो वाई से। जेड एक्स और वाई के योग का 40% है, एक्स और वाई के बीच का अंतर जेड का कितना प्रतिशत है? तो एक एक करके किया है, वैसे ऐसे कीजिए। अब किसी को एक को तो मानना होगा। अब मानना क्या है? वाई तो दिया ही है, ठीक है। देखिए अब वाई का 40%, वाई से 40% कम है। अब मान के चलिए वाई है और वाई का है, तो वाई का 40% कितना होगा? वाई का 40%, यही ना, 40/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी 2y/5। y से 40% कम है। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं हम। देखिए एक दो तरीका है, दोनों तरीके से बताते हैं हम, ठीक है। y का इतना हो गया, y से 40% कम है। चलिए पहले शॉर्ट वाला मेथड अपनाएंगे, ये लॉन्ग थोड़ा जाएगा, पीटी का क्वेश्चन है, लॉन्ग नहीं जाना है। देखिए y से 40% कम है, तो मान लीजिए y बराबर क्या है? 100। कहीं भी प्रतिशत में ही क्वेश्चन रहे और प्रतिशत में आंसर पूछे ना, तो वहां निर्धार मतलब बेफिक्र होकर 100 मान लीजिए किसी चीज को। तो y देखिए y बराबर 100 मान लीजिए। अब बोल रहा है कि जो x है ना y से 40% कम है, तो y जब y से 40% कम है यानी 100 गुना 100/100, कितना कम है? तो माइनस कितना प्रतिशत कम है? 40। ये पहला हम लेक्चर में बताए हुए कैसे हो रहा है। जिससे कम जिसका से कम रहता है यानी y क्या है? 100, 100 गुना 100/100 तो होता ही है, माइनस कितना, अगर कम है तो माइनस, अगर वहीं ज्यादा रहता था प्लस। तो देखिए 100 गुना 100 में से 40 गया 60/100।
अब 100 से 100 कैंसिल हो गया 60। ऐसे भी देखिए ये कैलकुलेट करके इतना इतना आपको दिखने में और लगा होगा, सोचने में मतलब समझने में आपको आसान लगा होगा, इसलिए हमने बताया, लेकिन इसको जरूरत नहीं है लिखने का। 100 मानने का बेनिफिट ही हमारा यही होता है कि जैसे ही 100 माने तो बोला 40% कम, यानी 100 का 40%, 40, क्योंकि प्रतिशत होता ही 100 में है, 40% का मतलब 100 में 40, और हम चीजें को ही मान लिए 100, तो 100 में 40 यानी 40, तो y से 40% कम है, यानी y से 40 कम है, तो y 100 है तो x 40 कम होगा तो क्या होगा 60 नहीं होगा, तो हम इतना करते हैं, इतना नहीं करते हम डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे ही 100 मानने का मेरा बेनिफिट यही होता है कि हम 100 मानते हैं, 100 जैसे ही माने तो बोला 40% कम है, यानी ये 60 होगा, ठीक है, x 60 हो गया। अब देखिए अब बोल रहा है कि जो z है x और y के योग का 40% है, x और y, तो x और y कितना है 160, x और y के योग, तो x 60 है या 100 है, तो 160 का 40% है, मतलब 40/100। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी और गुना कीजिएगा 16 चौको 64, यानी z बराबर निकल गया 64। अब देखिए क्या बोल रहा है, x और y के बीच का अंतर z का कितना प्रतिशत है। अब देखिए x और y के बीच का अंतर पूछ रहा है, यानी x माइनस वाई पूछ रहा है, तो x कितना है 60 और y कितना है 100, तो अंतर कितना निकल गया 40 का। अब देखिए माइनस आएगा कोई बात नहीं, अंतर पूछा है इसलिए इसको हम 40 मान लेंगे, अंतर तो दोनों में 40 ही है ना, ठीक है, यानी x और y का अंतर कितना हो गया 40 है। अभी पूछ रहा है जेड का कितना प्रतिशत है, 40 है, जो जेड का कितना प्रतिशत है, तो जेड कितना है, जेड 64 है, 64 का मान लीजिए कि x प्रतिशत है, एक्स वाई 40 जो है 40 64 का कितना प्रतिशत है, तो अभी ना हम एक क्वेश्चन बताए थे जितना प्रतिशत हो बोलना 64 का x प्रतिशत है, अब x निकाल लीजिए, यही तो पूछ रहा है आपका, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ कर दिखा देते हैं आपको। अभी 100 उधर ले जाइए, तो 40 है गुना 100 और बटा 64 आएगा, 64 इधर बराबर x। अब ये सब समझने में आता है ना, जैसे देखिए इसके नीचे नहीं है तो 1, इसके नीचे नहीं है तो 1, अब ये नीचे वाला इधर ऊपर में जाता है और ऊपर वाला इधर नीचे में आता है बराबर के, तो वैसे किया गया। अब देखिए 4 दहा 40 और 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 और 2 4 छक 24, अब एक कटेगा तो 2 पचे 10, 2 8 16 और ये अभी भी कटेगा, 4 से 25 मरतबे 4 दूना 8, यानी हो गया 25 पचे 125 बटा 2, यानी x बराबर क्या हो गया इतना प्रतिशत है। इतना प्रतिशत कितना हो गया 2 छक 12, 2 दूना 4, 1 2 पचे 10, यानी 62.5%, यानी आपका क्वेश्चन क्या आंसर निकल के आया 62.5% आपका है। देख रहे हैं क्वेश्चन लेंदी टाइप का था, अगर एक्स वाई मानते तो ज्यादा होता, लेकिन हम डायरेक्ट 100 मान लें। अगर जहां प्रतिशत और प्रतिशत में क्वेश्चन दिया हुआ है और प्रतिशत में ही आंसर पूछ रहा है तो आप वहां पे 100 मानिए और 100 से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को इतना वोट मिले जो कुल वैध वोटों का इतना प्रतिशत था। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, क्या पूछ रहा है कुल मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। नामांकित यानी जितना वोटर लिस्ट में नाम है वो बताना है, जितना मतदाता है उस क्षेत्र में। तो मान लीजिए कि मतदाता क्या है x है, मतदाता x है टोटल मतदाता। अब बोले दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी 75%। तो x का 75% निकालिए, तो इसका 75% कितना होगा x का 75%, यही ना, तो क्या हो जाएगा 75x बटा 100। अभी मत काटिए क्योंकि बाद में देख लेंगे कैसे कटेगा, ठीक। इतना x का 75% लोगों ने वोट दिया, यानी इतना वोट पड़ा, इतना वोट क्या हुआ होगा पड़ा होगा, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यानी इतना वोट तो पड़ा, लेकिन कुछ लोग हैं पर जैसे पहले बैलेट पेपर पे होता होगा वोट, तो पहले क्या होता था ठप्पा मारना होता था। अब ठप्पा अगर उल्टा लग गया या जो एरिया दिया उससे बाहर लग गया तो सब अवैध मान लिया जाता था वोट। तो उसी में बोल रहा है कि कुछ लोग होंगे जो नहीं ढंग से ठप्पा मारे होंगे, तो 2% का वोट आपका अवैध हो गया, यानी इनवैलिड हो गया। यानी टोटल तो पड़ा इतना और इसका 2%,
इनवैलिड हो गया, तो ठीक है। तो ए, तो वैध मत कितना होगा, वैध मत, क्योंकि देखिए टोटल मत पड़ा 75 एक्स बटा 100 और 2% मत अवैध हो गया, यानी वैध मत कितना 98%। तो इसका 98% मतलब 98/100। ठीक है, अब देखिए, अब काट लीजिए क्योंकि अब थोड़ा बड़ा ले हो रहा है। तो 25 तिहाई 75, 25 चौको 100। अब देखिए 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 1 18, 4 चौका 4 से टोटली नहीं कटेगा। ठीक है, 4 से टोटली नहीं कटेगा तो रहने दीजिए। 2 से कर ली, 2 दूना 4, 2 चौको 8 और 2 नवा 18। ठीक है, अब देखिए ऊपर हो गया 49, यानी 3 गुना 49 बटा नीचे हो गया 200। ठीक है, ये हो गया वैध मत। वैध मत कितना हुआ, इतना, और इसमें एक्स भी है। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोल रहा है, एक उम्मीदवार को इतना वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 75% था। कुल वो वैध मत कितना, इतना। तो अब देखिए कहाँ बताएं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 3x 49/200। ठीक है, 3x 49/200, 3x 49/200 यानी 3x गुना 49/200। ये क्या है, वैध मत। अब बोल रहा है कि वैध मत का 75% जो है ना, वो एक उम्मीदवार को पड़ा और वो उस उम्मीदवार को कितना वोट पड़ा, इतना वोट 9,261 यानी 9261, यानी ये 9261 हो गया। यही क्वेश्चन बोल रहा है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करना है। पहले बोला, पहले हमने माना, पहले माना कि एक्स था टोटल वोट, इसमें बोला कि 75% लोग ही वोट दिए, यानी 75x/100। अब इसका बोला कि 2% आपका इनवैलिड हो गया, तो इनवैलिड हो गया यानी इतना टोटल वोट पड़ा और 2% इनवैलिड हो गया, यानी 98% आपका 100 सही हो गया। तब इसका 98 किए, अब काट उठ के निकला था क्या, इतना। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इतना का 75% है ना, एक उम्मीदवार को पड़ गया, जो कि कितना है 5261। अब देखिए, अब हम आपको पिछले उतना लंबा किए, अब आप देख रहे हैं कि एक ही लाइन में हम आंसर तक पहुंच गए। अब इसको कट करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो पीटी में हम ऐसे भी कर सकते हैं, फटाफट फटाफट जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते गए। अब देखिए कैसे कटना है। अभी अब देखिए यहीं आपको 75x98 यहाँ तक आपका आ गया था। अब इस पे कर देते हैं ताकि आपको इजी रहेगा, या इसको भी पूरा काटिएगा तो यहीं आएगा। अब देखिए, अब ये कटेगा 25 तिहाई 75 और 25 8 200। ठीक है, अब देखिए ऊपर गुना कर लीजिए क्योंकि कुछ नहीं कट रहा है। तो 3 तिहाई 9 गुना 49 गुना x बटा 800 बराबर 9261। ठीक है, ये मिटा देते हैं। अब देखिए अब कैसे कटेगा ये, अब आपको क्या करना है, देखिए x को इधर आने दीजिए, 9 2 6 1, अब उधर जाएगा तो 800, नीचे आएगा तो 9 गुना 49। देखिए ये सब है तो इसी सब से कटने वाला होगा। अब देखिए कैसे कटें, 9 से टाई कर लेते हैं, 9 एकम 9, ठीक है 0, 9 दूना 18, 18 2 6 2 6 8 81, 9 से कट रहा है। देखिए 9 से कट रहा है, 9 एकम 9 0, 2 आया 0, 26, 26 हुआ तो 9 दूना 18, 2 20 6 1 8 और 9 81। ठीक है, इससे कट गया। अब देखिए अभी 49 सही है, लग रहा है कि 7 से जरूर कट रहा होगा, चेक करेंगे क्योंकि 49 है। तो 7 एकम 7, 3 32, 7 चौको 28, 4 49, 7 से भी कट रहा है। देखिए 7 7 49, 7 एकम 7, 3 32, 7 चौको 28, 2 30, 4 49, 7 7 49। अभी भी 7 से कट रहा है। देखिए 7 दूना 14 और 7 एकम 7, यानी ऊपर क्या कट गया हुआ 21 गुना 800, यानी आप देख रहे हैं। तो आप पीटी में ध्यान रखिएगा, जब भी ऊपर नीचे कुछ कट गया है, नंबर नंबर आए ना, पक्का उससे कट रहा होगा, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम है, पीटी है, उसमें 42 सेकंड यानी 42 सेकंड आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए दिया है। अब मान के लिए कटने वाला नहीं दिया जाए और बहुत कैलकुलेटिव हो तो फिर अलग से भाग करना होगा, डिवाइड करना होगा, फिर आंसर ना, तो ऐसे तो नहीं है ना कि कैलकुलेशन वाले को हम एग्जाम पास करवाना है, इसके इस जो चलाता है उसको पास कराना है। तो थोड़ा आईक्यू का चेक करना है तो बस कटने वाला दिया जाता है, ताकि आप अगर ये सब जानना है तो कट इजी हो जाए। नहीं तो ये तो कैलकुलेटर है ना इसके लिए।
ऐसा तो नहीं है कि इसको जो नहीं आ रहा है वो अधिकारी ना बने। कैलकुलेटर है ना जी, कैलकुलेटर पर निकाल लेंगे हम। लेकिन ये तो आना चाहिए ना प्रोसेस, तो प्रोसेस का चेक होता है, नहीं नहीं कि कैलकुलेशन का, इसलिए कैलकुलेशन इजी किया जाता है। अब देखिए, अब इसे कर लीजिए, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16 और 2 जीरो है तो इतना, यानी टोटल वोट कितना पड़ा, 8 8 दूना 16,800 टोटल वोट पड़ा। अब टोटल वोट 16,800 पड़ा, तब अब देखिए कितना, क्या पूछा था क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में पूछा था नामांकित मतों की कुल संख्या, बस वही पूछा था, 16,000 जो समथिंग आया आपका, 16,800 टोटल वोटर्स थे। ठीक है, एक का 75% और 98%, जो कि 75 है। ठीक है, ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। मनीष ने एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30%, जो अधिकतम अंक था उसका 30% प्राप्त किया और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। हालांकि संजीत जिन्होंने एक ही परीक्षा में 4 अंक प्राप्त किए, 4 अंक, ये मिसिंग है लग रहा है, एक ही परीक्षा में, ये सब तो नहीं है। संजीत जिन्होंने एक ही परीक्षा में कुल अंकों का 40% प्राप्त किया और उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। देखिए, मनीष गॉट 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन ए एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। हाउएवर संजीत who gave the same exam got 40% of the total marks and 15 marks more than the passing marks. What were the passing marks in the examination? यानी उस एग्जाम में पासिंग मार्क्स क्या था। ठीक है, यही आपको बताना है। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आपको घबराने की बात नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए क्या है। अब मान के चलिए कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल, मतलब एक एग्जाम है, तो मानिए बीपीएससी पीटी है, तो 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का एग्जाम है। ठीक है, अब बोला जाए कि चलो 150 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम है और 40% जो कट ऑफ मार्क्स किसी किसी में होता है, मतलब ये कैटेगरी वाइज होता है कि 40%, 35%, 36% ऐसा होता है। तो हम मान लिए कि आपको 40% कट ऑफ मार्क्स लाना ही होगा। अगर आप 40% मिनिमम लाएंगे तभी आपका एग्जाम में क्वालिफाई होंगे। तो मान लिया 150 का 40% कितना होगा, 15 चौको 60, यानी 60 मार्क्स। अब 60 मार्क्स आएगा। अब मान के चलिए हम आपको बोलें, समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा चीज़ें। 150 का मान है 40% मिनिमम चाहिए, यानी 60 मार्क्स चाहिए। अब हम बोले कि एक व्यक्ति ए है जो 70 मार्क्स ला रहा है, 70 मार्क्स ला रहा है, जो कट ऑफ से कितना ज़्यादा हो गया, तो कट ऑफ से 10 मार्क्स ज़्यादा हो गया ना, 10 मार्क्स ज़्यादा, 60 ही कट ऑफ था, लेकिन 70 लाया था, 70 कट ऑफ से 10 ज़्यादा था। अच्छा, अब कोई लाया 50, तो इसको क्या बोलेंगे, कट ऑफ से 10 मार्क्स कम लाया, या मानिए 50 नहीं, आपको लिए 10 से 10 क्यों होगा, मानिए किसी का 40 आ गया, तो कट ऑफ से कितना मार्क्स कम आया, 20 से। अब कोई आपको ऐसा ही क्वेश्चन बोले, अब ये 150 मिटा दे, ठीक है, अभी 150 मिला दे। बोले कोई क्वेश्चन कि एक व्यक्ति रामू है जो एक एग्जाम बीपीएससी पीटी देता है और वो 70 मार्क्स लाता है, 70 मार्क्स लाता है, जो कट ऑफ से 10 अधिक होता है। वहीं श्याम एक व्यक्ति है जो 40 मार्क्स लाता है और वो कट ऑफ से 20 कम लाता है। तो बताइए कि भाई उस एग्जाम में टोटल मार्क्स कितना का था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना, यही क्वेश्चन आपका ये वाला है। बोल रहा है कि मनीष एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त करता है। ठीक है, तो अधिकतम अंक, ठीक है, तो मानिए अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक का है ना, तो अधिकतम अंक मान लीजिए 30% एक्स मान लीजिए। अब इसका दो तरीका है, हम आपको दोनों तरीका बताते हैं। एक्स है, एक्स का 30%, एक्स का 30% मतलब 30/100 प्राप्त किया और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी एक्स का 30% जितना मार्क्स हुआ होगा और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी ये जो मार्क्स है आप प्लस 10 कर देंगे तो क्या हो गया, इतना मार्क्स लाता तो उत्तीर्ण हो जाता वो, यानी वो क्वालिफाई कर जाता पीटी। ठीक है, उस वहीं संजीत है जो एक परीक्षा में आपको कुल अंकों का 40% लाता है, यानी कुल अंक कितना है, एक्स, एक्स का 40% बेचारा लाता है, ये 40 है, एक्स का 40% लाता है और उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी ये जो मार्क्स आया जो उत्तीर्ण होगा उससे 15 मार्क्स ज्यादा है।
तो 15 मार्क्स घटा लेंगे, तो ये क्या हो गया है, ये पूरा आपका उत्तीर्ण होता। अभी देखिए x बटा 30% लाने के बाद वो 10 से फेल हो जा रहा है, यानी 10 और ऐड हो जाता, तो इतना में उत्तीर्ण हो जाता वो। और किसी एक एग्जाम के लिए उत्तीर्ण होने के लिए तो मार्क्स फिक्स होगा ना, जैसे बीपीएससी पीटी जनरल के लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तो 40% फिक्स है सबके लिए, तो ठीक है। तो उत्तीर्ण होने का मार्क्स भी है, उत्तीर्ण होने का मार्क्स भी है, तो दोनों बराबर होगा ना, तो दोनों बराबर कर देंगे। तो देखिए दोनों को बराबर कर देंगे, तो x का 30% और ये कम ला रहा है तो 10, और x का 40% और ये ज़्यादा ला रहा है, तो कितना ज़्यादा ला रहा है, 10 और ये 40%, 15 15, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये भी उत्तीर्ण का है और ये भी उत्तीर्ण का है। ये मनीष उत्तीर्ण इतना से कर रहा है और संजीत उत्तीर्ण इतना से कर रहा है, यानी दोनों तो उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का तो मार्क्स बराबर होगा ना। तो हमेशा देखिए याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चन का भी जब भी है तो जो चीज़ सेम रहता है ना वो आपको बराबर कर लेना होता है। तो एक एग्जाम में क्या होगा, पासिंग मार्क्स सेम होगा, मतलब पासिंग मार्क्स, एक कट ऑफ मार्क्स तो सेम होगा ना, 40% से नीचे वाले को नहीं लेंगे तो ठीक है नहीं लेगा, 40% ऊपर वाले को लेगा, तो 40% फिक्स हो गया एक बैरियर, तो वही फिक्स बैरियर को हम बराबर करेंगे। तो अब इसको इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्या हो जाएगा 30x बटा 100 प्लस 10 बराबर 40x बटा 100 माइनस 15। अब देखिए बहुत लोग सोच रहे होंगे सर ये काहे नहीं काट दे रहे हैं, काहे इतना इतना बड़ा बड़ा ढो रहे हैं, नहीं काट रहे हैं क्योंकि ये सब आपका यूज हो जाएगा, कट कर दीजिएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा। देखिए जैसे अब x वाला इधर ला लीजिए, तो 30x बटा 100 माइनस 40x बटा 100, इधर देखिए इधर -15 है, माइनस प्लस 10 उधर जाएगा तो -10। अब देखिए -15 माइनस 10 -25, ठीक है। अब इधर देखिए इधर कुछ नहीं तो 100 का एलसीएम 100 से कटेगा तो 30x माइनस 40x बराबर -25। अब देखिए 30x है 40x है, तो ये क्या होगा -10x, 40 में से 30 गया 10, माइनस बड़ा है तो -10x बटा 100 बराबर -25। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है नहीं दिख रहा है तो यहाँ दिखाते हैं आपको। देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो -10x बटा 100 बराबर -25। अब देखिए ऐसे तो कैलकुलेशन जिसको आता होगा ये दिख रहा है कि माइनस माइनस कर, देखिए ई वाले -10 से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 पचे 25 और ये 2 पचे 50, तो x बराबर 50 पचे 250। जिनको दिख रहा है वो तो कर लेंगे, चलिए जिनको नहीं दिख रहा है उनको भी दिखा रहे हैं हम। -10x बटा 100 बराबर -25। अब देखिए कुछ नहीं इधर x रहने दीजिए, इधर -25 है, गुना कीजिए, इस 100 जाएगा तो ऊपर गुना 100 और इधर गुना में है तो इधर भागा में आएगा -10। अब देखिए अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब देखिए 100 से 10 मतलब एक कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या बचा 250। यानी वो जो एग्जाम है वो कितने मार्क्स का हो रहा है, 250 मार्क्स का टोटल एग्जाम हो रहा है। अगर वो क्वेश्चन में पूछे कि भाई टोटल मार्क्स बताइए किस एग्जाम का है, तो 250, लेकिन वो पूछा किसने, परीक्षा में उत्तीर्ण बताइए, उत्तीर्ण मार्क्स, कौन सा मार्क्स बताना है, उत्तीर्ण मार्क्स बताना है। तो उत्तीर्ण मार्क्स क्या है, यही ना उत्तीर्ण मार्क्स है, x का 30% बटा 100 प्लस 10 या x का 40% बटा -15। अब x जो निकला है 250 इसमें डाल दीजिए, किसी एक में डालिएगा तो आपका बन जाएगा। तो देखिए किसी एक में आप डाल दीजिए, तो x कितना 250 आया है, 250 गुना 30% बटा 100 प्लस 10। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यानी 25 गुना 3 प्लस 10, 25 दिया 75 प्लस 10 यानी 85। यानी उत्तीर्ण मार्क्स कितना है, 85 आपका इस एग्जाम का उत्तीर्ण मार्क्स है। ठीक है, एक आपका एक क्वेश्चन हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें, बस आपको क्या कराना है, उत्तीर्ण जो है ना, उत्तीर्ण हम सबके लिए सेम होगा तो बराबर कर लेना उत्तीर्ण वाला, यानी जो पासिंग मार्क्स है इक्वल होगा, उस पासिंग मार्क्स को इक्वल कर लेना है दोनों का निकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चावल की कीमत, देखिए थोड़ा सा इसको हम आराम से डिटेल से इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है इसके बिना डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन आप बना ही नहीं सकते। हर क्वेश्चन के में एक या दो क्वेश्चन इससे होगा, एक दो, किसी किसी में चारों पांचों में परसेंटेज का यूज होगा, इसलिए परसेंटेज आप डाटा इंटरप्रिटेशन बनाने के लिए आप भूल ही नहीं सकते हैं। तो परसेंटेज को इसलिए बढ़िया से थोड़ा सा आराम से पढ़ना है, यहाँ समय देंगे तो आपका
वहाँ समय कम लगेगा और चीज़ें समझ में आएगा। बोला जाता है ना, युद्ध में खून कम बहाना है तो पहले से पसीना बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। यानी आप प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके इतना पसीना बहा लीजिए प्रैक्टिस अभ्यास करने के दौरान कि आपको युद्ध के मैदान में आपका लहू यानी खून न अधिक बहे। वो युद्ध जब होता है तो ये युद्ध का एक रणनीति होता है, स्ट्रेटेजी होता है। उसी तरह आप भी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे अगर बीपीएससी क्वालिफाई करना है तो आपको इतना अभ्यास कर लेना चाहिए, इतना प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि एग्जाम हॉल में आए क्वेश्चन धनाधन बन रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से करना है, इसलिए बहुत सारा चीज़ें आराम से पढ़ लेना है। अब देखिए क्या है, चावल की कीमत में 6.25 की कमी के कारण एक आदमी 120 रुपया में 1 किलो अधिक खरीदने में सक्षम है। चावल की मूल और घटी हुई दर बताइए। इस टाइप का भी पीटी में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए चावल की कीमत में इतना प्रतिशत की कमी हो रहा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे टेकल करना है, आप देखिए। तो इस ऐसे क्वेश्चन को क्या होता है ना, आपको पकड़ना चाहिए कि क्या चीज़ वो बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो पहले मान लीजिए कि पूछ रहा है कि मूल दर और घटी हुई दर दोनों पूछ रहा है, निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए मूल दर, तो मान लीजिए कि मूल दर कितना है, x है। मूल दर क्या है, x है। अब ये बताइए चावल की कीमत में इतना की कमी हो रही है, अब मूल दर इतना है, अब इसमें 6.25% की कमी हो रही है। ठीक है, अब कमी हो रही है तब ये मूल दर है। ठीक है, अब घटी दर कितना हो जाएगा, देखिए x तो मूल है। ठीक है, कितना प्रतिशत घट रहा है, 6.25%। तो घटने के बाद कितना बनेगा, 100/100 माइनस 6.25, घट रहा है इसलिए माइनस, तो घटी इधर निकल जाएगा। ठीक है, अब x गुना 100 में से 6 जाएगा तो 94, और 94 हो जाएगा 93.75/100। ये आपका घटी हुई दर होगा। ठीक है, अब बोल रहा है, अब देखिए आप एक्स में है, अब आप बोलिएगा सर मूल दर और घटी हुई दर तो निकल गया, मूल मान लीजिए एक्स और घटी हुई दर इतना आया, लेकिन एक्स यहाँ अननोन है ना, तो आपको एक्स निकालने के लिए और कुछ दिया हुआ होगा। तो देखिए क्या है दिया हुआ, एक आदमी 120 रुपया में 1 किलो अधिक खरीदने में सक्षम है। यानी 1 किलो, तो देखिए 120 रुपया में, अब मानिए कि 120 रुपया उसके पास है। अब 120 रुपया में मूल दर के हिसाब से कितना होगा केजी, एक्स से भाग करेंगे तो उतना केजी होगा। समझ लीजिए कि 100 रुपया में 1 केजी है, क्या है, चावल है ना, हाँ चावल, क्योंकि यही ना माने मूल दर 100 रुपया केजी है। 100 रुपया में 1 केजी, तो 120 रुपया में 1/x गुना 120, यानी 120/x, इतना केजी, यही ना होगा। 100 रुपया में 1 केजी तो 120 रुपया। अब देखिए अभी इसमें एक और होता है, 100 रुपया में 1 केजी, तो 1 रुपया में कितना केजी, तो 1/x, तो 120 रुपया में कितना केजी, 1/x गुना 120। ये बेसिक चीज़ है ना, तो आपको इतना तो होना चाहिए। तो 120 रुपया है और 100 रुपये केजी है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो उतना केजी। ठीक है, चलिए ठीक है, नहीं तो ये चीज़ समझ लीजिए, एक एक नियम जिसको बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इतना तो मूल पुराने वाले रेट से। ठीक है, नए वाले रेट से क्या है, तो नए वाले रेट से भाई एक उसके पास तो 120 रुपया है, और नया रेट कितना हो गया है, नया रेट कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, 93। अब देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए ताकि आपको इजी रहेगा, और नहीं तो सॉल्व करना है तो भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप हाँ रहने दीजिए इतने, एक्स रहने दीजिए इतना ही। ठीक है, अब देखिए तो कितना है, 93.75 x/100 है, तो नीचे है तो ऊपर हो जाएगा गुना में 100। अब देखिए पुराने वाले दर से इतना केजी खरीद रहा है, नए वाले दर से इतना केजी खरीद रहा है। अब क्या बोल रहा है कि एक आदमी 120 रुपया में 1 किलो अधिक खरीदने में सक्षम है, यानी पुराना वाला जो केजी है और नए वाले केजी के बीच का अंतर क्या है, 1 केजी होगा। एक आदमी 120 रुपया में 1 किलो अधिक खरीद रहा है, यानी ई वाला खरीद रहा है आगे ज़्यादा, तो इसके ई प्लस में होगा, ई माइनस में होगा, यानी ये पहले लिखाएगा ना, तब ना माइनस में 1 केजी के बराबर होगा। यानी घटने के बाद जो दाम है, तो घटने के बाद ज़्यादा केजी खरीदेगा, तो ये पहले होगा उसके बाद ये माइनस में होगा। ठीक है, चलिए इसको इधर लिख देते हैं, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया। चलिए ठीक है, ये वाला हो गया, यानी 120 इतना। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, अब इसको कैलकुलेट करना होगा, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन इसलिए दिया गया है ताकि आप इस चीज़ को बढ़िया से समझ लीजिए। ठीक है,
एक्स माइनस एक्स का, हाँ डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए एक्स का क्या वैल्यू निकल के आएगा, एक्स का वैल्यू 8 रुपया kg निकल के आएगा। चलिए इसको हम कैलकुलेट करके आपको बताते हैं, ताकि आप लोग ये ना कहें कि सर नहीं कैलकुलेट करके बता रहे हैं। देखिए अब देखिए नीचे एक्स है तो उधर भेज दीजिए एक्स, तो इतना बटा तो 93.75 आया, माइनस 120 बटा कुछ नहीं तो 1 है, नीचे 1 इधर एक्स। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कैसे होगा, तो देखिए ये उधर जाएगा तो 100, इधर देखिए 120 और 2 जीरो है तो 2 जीरो माइनस, अब 120 में इतना से गुना करना होगा, तो गुना करके दिखा देते हैं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि सर भाग जा रहे हैं। 1 0 दशमलव हो जाएगा, 12 से सिर्फ गुना कीजिए हो जाएगा। तो 12 बजे 60, 6 12 सत्ते 84, 12 छक 72, 12 सत्ते 84 या 6 90 0 9, 12 3 36, 12 3 36 और 9 45 के 5 4 और 12 9 टोटल यानी 108, 108 और 4 112 ए आया, और 1.0 है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कितना आया 11,250 बराबर एक्स। और नीचे आपका क्या रहेगा 93.75। ठीक है दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब ये क्या करना है, इधर से मिटा दे रहे हैं थोड़ा, अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखिए ऊपर 12,000 है और 11,250 है, तो 11,250 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, 11,000 हो रहा है 1,000, 1,000 में 200 तो 750 बटा ये हो जाएगा 93.75 बराबर एक्स। 8 7 56 और 64, अब देखिए एक कटेगा क्या 8 से, अब ये थोड़ा काट के देखिए, अब ये कटेगा अगर 8 से इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या 8 पे 40, 4 8 7 56, 4 60 0 6 8 3 24 34 0 और 8 9 72 और 3 75, हाँ आ जा रहा है 2 जीरो के बाद, हाँ ठीक है। अब देखिए अब ये आपको काटिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, अब इससे काटिएगा इसे भाग दीजिएगा तो ये क्या होगा 8, यानी आपका x बराबर 8 रुपया आ रहा है, यानी x बराबर 8 रुपया आ रहा है, तो क्या हो गया मूल दर बराबर 8 रुपया हो गया। मूल दर इतना है और घटा हुआ दर कितना है इतना, यानी यहाँ पे 8 रख दीजिए और काटिएगा तो भी आ जाएगा आंसर, तो आपका मूल दर 8 और घटी हुई दर इतना हुआ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था लेकिन आसानी से करते तो आपको हो जाता। अब देखिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से, अभी तक हमने जो एग्जाम्पल था वो किया, और एग्जाम्पल को हमने डाइवर्फिक मतलब बहुत सारा डिफरेंट किया था हमने, ऐसा नहीं कि एक टाइप का, कई टाइप का क्वेश्चन हमने कर दिया ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो, विशेषकर पीटी के लिए। और हम ये सब कैलकुलेशन थोड़ा सा आराम से करा रहे हैं, इसलिए कि इसका यूज हम डीआई में करेंगे। ठीक है, देखिए अभी कुछ टाइम है तो कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 66 में ना, क्या नहीं ये गलत लिखा हुआ है, ये 69 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन कब पूछा हुआ है 69, यानी लेटेस्ट एग्जाम में जो अभी हुआ है उसमें पूछा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या 69 बीपीएससी पीटी में पूछा है, इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति, हम हिंदी में पढ़ दे रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में भी सेमी क्वेश्चन है तो इंग्लिश वाले देख लेंगे ऊपर। एक व्यक्ति रमेश जिनके पास 100 एकड़ जमीन एवं वर्ग गज भूमि है का एक प्लॉट है, वो अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास भी 100 गज भूमि है से 10% अधिक प्राप्त करके अपने भूमि का प्लॉट बढ़ाता है। 2 साल बाद वह कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को वापस भेज देता है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा दिया हुआ है, देखिए क्या है, कहाँ बताएं, चलिए नेक्स्ट में बता देते हैं। क्या नाम था सुरेश और एक का क्या नाम था रमेश और सुरेश। देखिए एक है रमेश बाबू और एक है सुरेश बाबू। अब बोल रहा है कि रमेश के पास भी 100 है, 100 है वर्ग, क्या है वर्ग गज भूमि है, वर्ग गज, यह भी वर्ग गज। ठीक, अब देखिए 100 है, अब बोल रहा है कि इस है तो एक स्टेप में, दूसरे स्टेप में बोल रहा है कि इसका 10% ले रहा है, तो 100 है, 100 का 10% कितना होता है 10, 100 का 10% यही होता है ना, 100 का 10% मतलब 10/100 और 100 से 100 कैंसिल यानी 10। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए 10% का मतलब ही होता है 100 में, 10% का मतलब क्या 10/100 यानी 100 में 10, और हमारा 100 दिया है तो 100 में 10, 100 का 10% मतलब 10।
तो ठीक है। अब इस 100 का 10% कितना होता है? 10 वर्ग गज भूमि। अब ले इसको आ गया 10, तो ये क्या होगा? 100 प्लस 10, 110। और ये क्या हुआ? ये 100 था बेचारे के पास, 10 तो दे दिया तो 90 बच गया, तो इसके पास 90 बच गया। और फिर क्या हुआ? रमेश को 2 साल बाद यानी 2 वर्ष बाद कुछ प्रॉब्लम आया होगा बेचारे को। अब इनको लगा होगा कि नहीं अब हमें भी बेचना होगा, खरीद लिए तो थे लेकिन अब बेचना होगा। अब बोल रहा है कि ये आदमी 10% अपना इसको फिर दे दे रहा है, 10% बेच दे रहा है। तो देखिए 110 का 10% कितना होगा? 110 का 10%, देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 11। यानी 11 वर्ग गज भूमि, 11 वर्ग गज भूमि क्या हो रहा है? बेच दे रहा है। तो 11 तो इधर चल गया, तो क्या हो गया? 90 प्लस 11, तो क्या हो जाएगा? 101। और ये बेचारे के पास तो 110 था, लेकिन 11 इनको मजबूरी बस बेचना पड़ा, यानी 99 हुआ। यानी इनके पास 99 गज भूमि है और इनके पास वर्ग गज 101 वर्ग गज भूमि है। यही बोला ना आपका क्वेश्चन, यही बोल रहा है कि एक व्यक्ति रमेश था जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लॉट था। वो अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास भी उतना ही भूमि था से 10% प्राप्त करके अपने भूमि का प्लॉट बढ़ाता है। 2 साल बाद वह कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को वापस बेच देता है। तो अब बताइए कि क्या हुआ? तो किसके पास ज़्यादा भूमि है, रमेश के पास या सुरेश के पास? तो देख रहे हैं कि रमेश के पास 99 वर्ग है और सुरेश के पास 101 है, यानी सुरेश के पास ज़्यादा है। तो जो सुरेश वाला ऑप्शन होगा, देखिए रमेश की भूमि सुरेश से अधिक है, नहीं जी सुरेश के पास ज़्यादा है ना, सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, हाँ जी बी नंबर आंसर आपका हो जाएगा। दोनों बराबर है, नहीं जी उपयुक्त में से कोई नहीं है, भी नहीं। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब देखिए कुछ लोगों को जो थोड़ा सा थ्योरी के समय ध्यान दिए होंगे तो उनके हमारे दिमाग में एक डाउट आया होगा कि सर जी आपने तो बताया ठीक है, इस प्रोसेस से हमने बना लिया, ठीक है कोई इशू नहीं है, यहाँ तो दिख रहा है 99 और 101 हमें दिख गया, हमने आंसर बना दिए। लेकिन सर एक थ्योरी ये भी तो होता है ना, जो आप बोले थे कि किसी भी वस्तु या किसी भी वैल्यूज में किसी भी वैल्यू में अगर R% की कमी की जाए या बढ़ाया जाए, R% किसी भी वस्तु माने x है या ये किसी भी, तो R% अगर पहले बढ़ा दे उसके बाद फिर R% घटा दे तो टोटल इंपैक्ट इसका क्या होता है? टोटल इंपैक्ट R² बटा 100% कमी होता है। यही ना बताए थे आपको कि किसी भी, क्या उसमें एग्जांपल दिए थे कि एक व्यक्ति जो एक व्यक्ति का वेतन ऐसे बताया था हम आपको, एक व्यक्ति अपने नौकर का वेतन पहले X% घटा देता है, 10% क्या घटा देता है और फिर कुछ दिन के बढ़ा देता है पहले, और फिर कुछ दिन के बाद बोलेगा कि नहीं हम तुम्हारा 10% वेतन बढ़ाए थे, अब हम वो वापस ले लेते हैं, अब तुम्हारा जो वेतन होगा वो रहेगा। अब तो हम आपको क्या समझाए थे कि 100 रुपया वेतन था उसका, 10% बढ़ा दिया था तो 110 हो गया था, और फिर उसमें 10% घटा दिया था, ये क्या किया था? बढ़ा दिया था प्लस और ये माइनस घटा दिया था, तो 110 का 10% क्या होता है? 11 रुपया, तो कितना हो गया था? 99। तो इनिशियल में उसका 100 रुपया वेतन था, लेकिन एक बार किया उसका मालिक कि 10% बढ़ा दिया, बोला कि हम तुमको बोनस दे रहे हैं 10%। कुछ दिन के बाद वो गेम खेल लिया उसके साथ कि हाँ चलो, उसको समझाया, वो बेचारा नहीं समझने वाला, बोला कि तुमको जो हम 2-4 महीना पहले 10% बढ़ाए थे वो हम 10% बढ़ाना वापस लेते हैं, यानी हम 10% कम कर देंगे। अब नौकर बेचारा सोचेगा हाँ 10% मालिक बढ़ाए थे, 10% अभी कम कर दे रहे हैं, यानी कोई बात नहीं। लेकिन इम्पैक्ट देखिए 10% बढ़ाया तो 110 रुपया हुआ था, और 110% का 10 रुपया घटाया था, 11 रुपया घटा लिया, बढ़ाया 10 रुपया था, घटाया 11 रुपया, 99 रुपया हो गया। तो पहले उसको 100 मिलता था, अब 99 मिल रहा है। ठीक है, तो क्या इसके लिए हम क्या बोले थे? शॉर्ट ट्रिक क्या है? R² बटा 100%। तो देखिए R कितना 10 का कर रहे हैं, तो 10 का स्क्वायर 100 कैंसिल होगा, यानी 1% की कमी हो रहा है। ठीक है, तो वहीं देखिए यहाँ भी वही कंसेप्ट है, यहाँ भी कैसे कंसेप्ट है? वही है कि भाई व्यक्ति रमेश है, रमेश के पास 100 गज भूमि था, वो पहले 10% ले रहा है, अब बाद में 10% दे दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो R²/100 होता है, तो R क्या है? 10 का स्क्वायर बटा 100%, 10 का क्या होता है? 100 बटा 100%, यानी 1%।
1% की कमी आया होगा किसके भूमि में, रमेश के भूमि में, यही ना अपने पास कर रहा है। तो रमेश के भूमि में 1% की कमी आया होगा, तो इसके पास भूमि 100 है और 1% की कमी आएगा। तो 1% का मतलब क्या, 100 में 1, तो 100 में 1 कमी मतलब 99। जब इसको कमी आया होगा तो बढ़ा इसी का ना होगा, तो सुरेश का बढ़ गया होगा, तो इसका 100 है और 1 इसका कम हुआ तो 100 बढ़ गया तो 101। तो देखिए एक लाइन का भी क्वेश्चन है, अगर आप समझ रहे होंगे तो। और नहीं तो बस ये वाला मेथड से बनाइए, कोई इशू नहीं है। इसमें तो सब चीज़ क्लियर क्लियर दिख रहा है ना कि हाँ बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझने वाला होगा। हाँ ये तो क्वेश्चन यही ना पूछ दिया जी, R²/100 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 66 बीपीएससी पीटी में पूछा हुआ है, पिछले वाला 69 यानी 69वीं बीपीएससी। इसमें पूछ रहा है कि एक शहर की जनसंख्या इतना है, यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या होगी। अब हम आपको पीटी थ्योरी में ही बताए थे कि अगर जनसंख्या यानी पॉपुलेशन पी है, तो अगर बढ़ने घटने का बात है, देखिए परसेंटेज बढ़ेगा घटेगा तो ये तो फॉर्मूला होता है। अब बोले थे जब बढ़ेगा तो प्लस होगा, जब घटेगा तो माइनस होगा, और एक कितना रेट से, तो यानी 8% मान लीजिए, तो ही ना होगा नेक्स्ट पॉपुलेशन। अब इतना मानिए पॉपुलेशन 1 साल में बढ़ गया, पी पॉपुलेशन था, R% से बढ़ गया तो R प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 1 साल के बाद हो गया। अब फिर बोला है दूसरे साल में बताइए, तो दूसरे साल में क्या होगा, इतना उस साल का पूरा पॉपुलेशन। अब फिर बोला है कि दूसरे साल भी बढ़ जा रहा है, तो दूसरे साल भी बढ़ेगा तो 100, या घटेगा तो प्लस माइनस, यहाँ R1 मान लीजिए R2 मान लीजिए, और ये सो ऑन चलते रहेगा जितना साल का आपसे पूछे। ठीक है, तो चीजें समझिएगा, नहीं समझिएगा तो फिर आपको डाउट होगा कि लगातार हम गुना क्यों करते जा रहे हैं, फिर आपको लगेगा शॉर्ट ट्रिक है तो फार्मूला है, क्या है बोल के मार्केट में आपको बताया जाता है कि नहीं नहीं ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए और सब बना लीजिए। क्यों याद कर लें, क्यों शॉर्ट ट्रिक हम इतना याद करें, क्या जीएस में चीज़ें कम याद करने का है कि हम मैथ और रीजनिंग में चीज़ें याद करें, जहाँ समझ लेना चीज़ें हैं, जहाँ प्रोसेस से समझ के हम कैलकुलेट कर के निकाल लेना है, वहाँ क्यों हम याद कर लें। ठीक है, तो वो चीज़ें याद नहीं करना है आपको, चीज़ें समझना है। देखिए बोल रहा है कि शहर की जनसंख्या, कहाँ समझाएं, यहाँ देखिए शहर की जनसंख्या कितनी है, 17,64,100, 1,76,400 एक शहर की जनसंख्या है। ठीक है, यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है, 5% बढ़ जा रहा है, तो ठीक है इतना जनसंख्या 5% बढ़ना है, तो 5% बढ़ रहा है तो क्या 100/100 तो होगा, और बढ़ रहा है तो प्लस, और 5% है तो 5, इतना क्या होगा फाइनल। अच्छा एक चीज और आपको डाउट हो रहा होगा कि ये बता दीजिए सर, क्योंकि हम ये आपको वहां पे यूज काफी होगा, वो समझ लीजिए थोड़ा। मानिए 100 का, एक बार बोलेगा 100 का 10%, तो 100 का 10% कैसे निकलेगा, 100 का मतलब गुना 10/10, 100, तो 100 से 100 कैंसिल होगा बराबर 10। ठीक है, 10, 100 का 10%, 10 हुआ। अच्छा ये 10%, कभी कभी ये पूछा था ऐसे निकले 100 का 10/100। अब यहाँ पे अब मत सोचिएगा कि 100 गुना 10, 100/100 अब प्लस 10, तब ऐसे निकल रहा है, नहीं। जब 100 का 10% बोले तो 100 गुना 10/100 बना 10, लेकिन यही पूछे कि 100 को 100 में 10% की वृद्धि हो गया, 100 में 10% की वृद्धि हो गया, जब वृद्धि हो जाएगा पूछेगा टोटल बताइए। चलिए एक चीज और कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ये डीआई में काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए चीजों को कंसेप्ट क्लियर कीजिए। देखिए क्या कंसेप्ट है कि मानिए कि 100 है, 100 पे इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इजी होगा। अब एक बार पूछेगा 100 का 10%, तो 100 का 10% मतलब क्या हुआ, 100 का मतलब गुना 10, माने यहाँ एक बार प्रतिशत लिखे रहिए ताकि आपको लगे कि हाँ प्रतिशत पे काम हो रहा है। 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 10। कभी कभी पूछेगा कि किसी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण 2004 में इतना था, 2005 में 10% बढ़ जा रहा है, तो बताइए कि बढ़ा हुआ जो मैन्युफैक्चरिंग यानी जो विनिर्माण हो रहा है किसी और ईयर से कंपैरिजन करेगा कितना प्रतिशत है, तो जब बढ़ा हुआ पूछे यानी 100 का 10% क्या होता है 10। लेकिन अगर हम ये बोलें कि ये बताइए कि 100 में 10% का वृद्धि हो रहा है, का वृद्धि हो, तब मतलब फाइनल कितना होगा, फाइनल क्या होगा, बढ़ा हुआ चीजें कितना बढ़ के हो जाएगा,
तब इसको ऐसे करना है, देखिए 100 गुना 100 में 10% का वृद्धि करना है, तो कितना होगा 10% की वृद्धि करने के बाद फाइनल कितना होगा, तो तब 100/100 माइनस प्लस 10 करना है। ठीक है, तो देखिए 100 गुना 100 यानी 110/100, 100 से 100 कैंसिल होगा 110। अब चीज़ें समझिए क्या है कि जब 100 का 10% करेंगे तो 100 गुना 10/100 बराबर 10, यानी 100 का 10% कितना हुआ 100। अब पूछेगा 100 में 10% की वृद्धि हो गया। अब ऐसे देखिए, अब ये पूछेगा कि 2004 में कोई एक कंपनी इतना कार बनाती थी, मान लीजिए 100 कार बनाती थी, उस अगले वर्ष 2004 में था, 2005 में वो 10% वृद्धि करके उत्पादन किया, कार का विनिर्माण किया। तो बताइए 2005 में कितना कार बनाया कंपनी, तो यानी 100 में 10% वृद्धि हो गया, तो पिछले साल 100 था, अब बढ़ के कितना हो जाएगा, तो बढ़ के पूछेगा तो 110। समझ रहे हैं, पिछले साल 100 कार बनाती थी एक कंपनी, अगले साल 10% की वृद्धि हो गई, तब कितना कार बनाई 110। तब ऐसे करेंगे, अगर पूछा रहे कि 2004 में इतना बनाती थी, 2005 में 10% की वृद्धि हो गई, तो कितना हुआ टोटल, तो 100 गुना 100 प्लस 10/10 110 हुआ, फाइनल प्रोडक्ट निकलता है ऐसे। ये वाला से ई वाला जब आप अप्लाई कीजिएगा तो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। ठीक, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई कंपनी 100 कार बनाती थी, वो अगले साल 10% की वृद्धि हुई, तो बढ़ा कितना बढ़ा, जब कितना बढ़ा तो बोलेगा तो क्या, यानी 100 का 10% यानी 10 कार बढ़ गया, यही ना। तो देखिए बढ़ा कि नहीं, 2004 में ये था और 10% का वृद्धि हुआ तो कितना 110, 110 हुआ, तो 10 ही ना बढ़ा है 100 से। तो जब पूछे कि कितना बढ़ा तो 10, और कितना बढ़ के हो गया तो 110, तब ये वाला थ्योरी, मतलब ई वाला कैलकुलेशन करना है, 100 गुना 100 प्लस 10 गुना 10, बढ़ा तब, अगर घटता तो क्या हो जाता माइनस, तो ये फाइनल निकलता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 100 से बढ़ के जितना होगा फाइनल निकलेगा, यानी 100 में 10% के बढ़ गया तो 110 हुआ, वो निकलता है। नहीं कि आप डाउट में रहिएगा अच्छा इतना किए तो जो बढ़ा हुआ होगा वो नहीं, सिर्फ बढ़ा हुआ के लिए ये वाला करना है, कितना बढ़ा तो 10। ठीक है, इसी में देखिए कुछ लोग इस चीज को ऐसे करते हैं, यहाँ देखिए बोलेगा कि 2010 मान के लिए, बोलेगा आपको कि 2004 में 100 कार बनाती थी एक कंपनी, अब 10% की वृद्धि हो गई, तो 2005 में बताइए कि कितनी कार बनाई, कितनी कार। तो देखिए इसका दो तरीका, एक तो आप 100 कार है, 10% की वृद्धि हो रहा है, यानी 100 का 10% निकालिए, 100 से 100 यानी 10, यानी 10 कार 2005 में अधिक बना, तो 2005 में कितना कार बना, 2005 में कार कितना बना, तो 100 तो 2004 में बना था और 10 बढ़ गया, तो यानी 10 बराबर 110 कार। तो 2004 में 100 कार का उत्पादन हो रहा था, 10% वृद्धि हुआ तो 2005 में 110 कार बना। तो कुछ लोग दो स्टेप करते हैं, एक तो 100 का 10% निकाल लेंगे, 10 कार बढ़ा तो 2004 में 100 था और 10 बढ़ जाएगा तो 10 प्लस 10 100 प्लस 10 बराबर 110 कार। ठीक है, दो स्टेप का। कुछ लोग जो समझे हुए रहते हैं तो डायरेक्ट ये करेंगे, डायरेक्ट करेंगे क्या, देखिए कि 2004 में 100 कार है, 10% की वृद्धि हुआ, वो लिखेंगे ऐसे कि 2004 में कार की संख्या, इसलिए हम लिख के बता रहे हैं क्योंकि डीआई में आपको ये सब लिखना होगा 100। 2004 में कार की संख्या, अब देखिए कार की संख्या ऐसे लिखा है 2004 में एक कंपनी द्वारा उत्पादित कारों की संख्या बराबर 100, जैसा वो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखेगा उस हिसाब से लिखते हैं। ठीक, कार की संख्या 100, 10% वृद्धि के बाद ऐसे करके लिखेंगे। 2005 में उत्पादित कार अब छोड़ दे रहे हैं, डायरेक्ट आपको लिख रहे हैं कार की संख्या, क्योंकि उत्पादन रहेगा तो उत्पादन, खरीदने वाला रहेगा तो खरीदने जो रहेगा। तो 2005 में कार की संख्या दिख जा रहा है, हाँ कार की संख्या देखिए, अब यहाँ पे कार की संख्या। अब यहाँ पे कुछ लोग होते हैं ऐसे करते हैं 100
प्लस 10% बढ़ रहा है बटा 100। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब देखिए, अब इस लाइन को इधर कर लिखते हैं, देखिए, क्योंकि ये चीज़ को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डीआई के लिए, क्योंकि यही सब डाउट रहता है और चीज़ें नहीं बनता है। लोग कहते हैं डीआई बहुत क्या है, कठिन है, क्यों डीआई क्वेश्चन पूछा जाता है, और पीसीएस एग्जाम में तो डीआई नहीं पूछता है, लेकिन बिहार में नाइंसाफ़ी होता है। जिसको मैथ नहीं आएगा उसको नहीं बनना चाहिए। तो देखिए, नहीं वाजिब ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आपको हर एग्जाम में, मान के चलिए यूपीएससी में क्या है, सी सेट है, वहाँ पे आपका टेस्ट हो जाता है। यूपी पीसीएस में भी सी सेट है। कई जगह जहाँ ऐसे नहीं है वहाँ सी सेट है, या नहीं तो फिर मेंस में ऐसा एक सेक्शन होता है। उसी तरह बिहार में भी डीआई का सेक्शन है। तो 2005 में देखिए क्या होगा। तो 2005 में कार की संख्या बराबर 100, तो 2004 में था, और 100 प्लस 10% बढ़ रहा है, यानी 10, यहाँ 10 होगा और बटा 100। 100 गुना 110 बटा 100, और 100 से 100 कैंसिल, यानी 110। ठीक है। अब क्या देख रहे हैं, एक व्यक्ति या एक स्टूडेंट ऐसा भी बनाएगा कि 2004 में कार की संख्या 100 है, 10% के वृद्धि के बाद 2005 में कार की संख्या बराबर 100 गुना 100 प्लस 10 बाई 100 में 110। ठीक। एक लोग ऐसे बनाएंगे कि 2004 में 100 है, 10% के वृद्धि के बाद, यानी 100 गुना 10 का प्रतिशत निकालेंगे तो 10, यानी 2005 में 10 कार बढ़ गया, तो 2005 में कार की संख्या 100 2004 में था, बढ़ा 100 तो 110। अब वो 2 स्टेप में करेंगे, और जो जान रहे हैं उनको एक स्टेप में कर दिए, डायरेक्ट लिखे और कर दिए। तो देखिए, अब देखिए कुछ लोग होंगे कि बोलेंगे सर 2 स्टेप वाला ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेंस का लिख रहे हैं, वहाँ स्टेप मार्किंग होता है, तो जितना ज़्यादा स्टेप लिखेंगे उतना मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। या ऐसे ना सोच के कि हाँ भाई कि सर मार्क्स अगर हम स्टेप चुरा लेंगे तो मार्क्स कट जाएगा। बहुत लोग के पास ये डाउट रहता है कि हम स्टेप शायद लिखे हैं कि नहीं। तो देखिए, ए वाले बनाइए चाहे 2 वाला बनाइए, इसमें कोई स्टेप की चीज़ें नहीं है। हम इसी को 2 लाइन में लिख रहे हैं, 2 बार में बना रहे हैं, इसी को 1 लाइन में लिख रहे हैं। ये तो और समझदारी वाला चीज़ें है ना। ये तो वही कर सकता है बंदा ना जो समझा हुआ होगा चीज़ों को। तो क्या जो समझदार है, जो माइंड लगा रहा है, उसको यहाँ स्टेप कम समझेंगे क्या, और उसको पनिशमेंट देंगे मार्क्स कम करके? नहीं, वो तो और दिमाग का काम कर रहा है ना जी, कि पूरे ये 2 लाइन ये तो सब करेंगे कि 10% निकालेंगे, फिर जोड़ के 110 लिखेंगे। ये तो सब नॉर्मल आदमी भी करेगा, इसमें क्या स्पेशलिस्टी हो रहा है? कुछ नहीं, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे। लेकिन ये 2 लाइन को 1 लाइन में कर रहे हैं, तो ये तो थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं ना। तो पनिशमेंट थोड़ी मिलना चाहिए इनको, अवार्ड मिलना चाहिए? नहीं, तो अवार्ड भी नहीं ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इन दोनों को मार्क्स सेम मिलेगा। ठीक है। तो तभी ध्यान रखिएगा कि दोनों तरीका से सोचा जाता है, या तो आप अलग निकाल के कीजिए, हाँ, नहीं तो डायरेक्ट एक कीजिए। अब यही रहा था कि 10% की कमी हो जा रही है कार के उत्पादन में, तो 10 माइनस हो जाता। क्या हो जाता? 10 माइनस हो जाता, तो ऐसे हो जाता। ठीक है। कितना टाइम हो गया? 1:14 हो गया। चलिए, तो लंबा वीडियो नहीं बनाना है, तो इतना ही पे हम इसको रोकते हैं आज के क्लास को। और नेक्स्ट प्रीवियस ईयर जो तीसरा है, जो 63वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, तो इसको नेक्स्ट आप वीडियो में करते हैं। और बहुत सारा क्वेश्चन जो अदर एग्जाम में पूछे गए हैं या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सबको का कलेक्शन हम आपको बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा क्लास, मेरा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो करें, और दूसरे लोग को बताएं, उनको बताएं कि हाँ इस चैनल पे ऐसे ऐसे चीज़ें को पढ़ाया जा रहा है। और मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, जहाँ पे हम आपको डेली पेपर एडिटोरियल का दे रहे हैं, ऐसे के लिए कंटेंट दे रहे हैं, और योजना कुरुक्षेत्र का मैगजीन को कवर कर रहे हैं। तो प्लीज़ वहाँ भी जाएँ और लाइक करें और लोगों को बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।